वो दहाड़ती है तो दहल जाता है दिल। वो सामने आ जाए तो नजर आती है मौत। दूर से दीदार करो तो वो लगती है खूबसूरत। करीब अगर गए तो वो बन जाती है खूंखार। उस शख्स ने भी की उसके करीब जाने की गलती। चंद मिनटों में ही वो सामने आ गई मौत बनकर। उस शख्स के गले पर उसने मारा मौत का पंजा। और फिर अनुष्का ने उसे मार डाला। और मांझी स्थित बिरसा जैविक उद्यान में बाघिन अनुष्का के बाड़े में एक व्यक्ति गिर गया। इससे चिड़ियाघर में अफरा तफरी मच गई। बाड़े में गिरे शख्स को कोई बचा पाता, इससे पहले ही बाघिन ने उस पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर पंजे से वार कर उसे मार डाला। चिड़ियाघर के कर्मचारी के मुताबिक व्यक्ति बाघिन के बाड़े के केज के पास एक पेड़ पर झूल रहा था। इसी दौरान वो बाड़े में गिर गया और शव को बाड़े से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जू को बंद करवा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। बिरसा जैविक उद्यान में मार्च 2016 में अनुष्का नाम की बाघिन को हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क से लाया गया था। उस वक्त बाघिन की उम्र 4 साल की थी। बाघिन के साथ 2 साल 9 महीने का मलिक नाम का बाघ भी रखा गया था। बाघिन अनुष्का ने मई 2018 में 3 शावकों को जन्म दिया था। इससे पहले बिरसा जैविक उद्यान में नवंबर 2018 में रामू नाम के हाथी ने महावत महेंद्र को पटक कर मारा था। तो ये इतिहास है। और ओम प्रकाश से सीधे जुड़े हुए हम बात करते हैं। ओम प्रकाश, जो हुआ वो बहुत दुखद है। किसकी गलती थी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, लेकिन फिलहाल हालात क्या हैं? जी विवेक, हम बता दें कि इस वक्त हम ओरमांझी जू में ही हैं और हम दिखाना चाहेंगे कि यही वो बाड़ा है जिसे पार करके जो मृतक है वो वहां तक पहुंच गया और सीधा बाघ का निवाला बन गया। तो फिलहाल यहां पर सुरक्षा की बंदोबस्ती की बात की जाए तो फिलहाल अभी भी वैसी सुरक्षा बंदोबस्ती नजर नहीं आ रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि बाघिन जो है वो अभी भी अपने बाड़े में घूमते हुए नजर आ रही है और लोग जो है वो उसे देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ कर्मियों को तैनात भले किया गया है, लेकिन जो सुरक्षा होनी चाहिए फिलहाल वो अभी भी नहीं है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये इसी जाले के तरफ से वो फांदते हुए आगे गया था और फिर वो बड़ा जाला को लांघकर वो अंदर घुस गया, जिस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कुछ जो लोग हैं उनसे भी हम लोगों ने जब बात की तो उनका साफ तौर से कहना था कि जो युवक था वो काफी देर से वो इस जू के आसपास घूम रहा था, बाघ के बाड़े के आसपास घूम रहा था और जिसके बाद वो अचानक से यहाँ से कूदता है और वो फिर अंदर चला जाता है और फिर बाघ का निवाला बन जाता है। तो बहरहाल युवक के मन में क्या था, या वो डिप्रेशन का शिकार था या फिर कोई अन्य वजह थी या उसकी मानसिक संतुलन की बात की जा रही है कि कुछ लोग बता रहे थे कि वो एबनॉर्मल भी था। तो लेकिन बहरहाल सब बिंदुओं पर जांच हो रही है, लेकिन अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जो कि एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस जो हादसा हुआ है आज यहाँ बिरसा जैविक उद्यान में उसके पीछे क्या कुछ रहस्य था। बिल्कुल प्रकाश, हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी देर लगी जो जू प्रबंधन है, चिड़ियाघर का जो प्रबंधन है उसे सजग होने में। जैसे ये खबर फैलती है लोग चिल्लाने लगते हैं, अफरा तफरी का माहौल होता है, तो ये बात कितनी देर में पता चलती है और कितनी देर लग जाते हैं एक्शन लेने में?
जी, जिस तरह से लोग और यहाँ के लोगों से हमने बात की, जो अभी तक हमारे पास जानकारी मिल पाई है, उसके अनुसार जैसे ही युवक अंदर गया है उसके 5 मिनट के अंदर बिरसा जैविक उद्यान के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें सूचना दी जाती है, और लेकिन पूरे स्थिति पर कंट्रोल करने में करीब करीब आधा घंटा से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। करीब 20 मिनट से ऊपर का वक्त बताया जा रहा है जो लग गया, जिस वजह से युवक की मौत हो गई। युवक ने, जो हमें अभी जानकारी अभी मिल पाई है कि उसके अनुसार युवक ने शेरनी के सामने जाकर पहले उसका हाथ जोड़ा है और उसके बाद शेरनी ने उस पर हमला किया है। तो पूरी तरह से दिल्ली वाली घटना जो है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो दूसरा रूपांतरण अगर कहा जाए तो वो देखने को मिल रहा है, और पूरा शव को निकालने ओम प्रकाश, एक बात और भी हमें बताइए कि जब वो युवक आपने कहा कि उस बाड़े तक पहुंचा, बड़े बाड़े तक पहुंचा, उस जगह तक पहुंचने में और उस पूरे जाले को पार करने में जो वक्त लगा, लोगों ने देखा होगा, लोगों ने उसे रुकने के लिए कहा होगा, या फिर जो वहां पर चिड़ियाघर के जो प्रबंधक है, जो लोग हैं, उन्होंने भी देखा होगा, या फिर उन तक ये सूचना पहुंचाई गई होगी। तो क्या उसे किसी ने रोका नहीं? क्या इसकी दौड़कर किसी ने सूचना नहीं दी? सीसीटीवी का इंतजाम वहां पर नहीं है ऐसे बाड़ों में? जी, जो आसपास के लोग थे, जो उस समय जो यहाँ पर मौजूद लोग थे, उनका साफ तौर से कहना था, जो भी जिनसे पुलिस भी फिलहाल पूछताछ कर रही है, उनका कहना था कि वो जब तक उसे देखते तब तक वो इसके बीच में एक, हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो जगह है वो काफ़ी लंबा एक गड्ढा है, और इस गड्ढे को फाड़ने के बाद ही वो अंदर गया। तो इसे जब वो पार कर रहा था तब लोगों की नज़र उस पर पड़ी, और फिर प्रशासन को इस मामले से जो भी जू प्रबंधन है उसको सूचना दी गई। तो जिस वजह से काफ़ी समय लग गया, जब तक वो बड़ा बाड़ा फांद चुका था, जब तक जू प्रबंधन के लोग आते तब तक घटना जो है वो बाड़े के अंदर प्रवेश कर चुका था। तो ये पूरी जो वारदात हुई उसमें बचने का जरा भी मौका नहीं मिल पाया। लोगों ने हालांकि चिल्ला कर और शोरगुल कर जो बाघ है उसे भी दूर करने की, उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है वो बताता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो इंतजामात थे उस पर बड़ा सवाल लोग कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा कर्मी होता तो शायद उसकी नज़र यहाँ पर पड़ती और पूरी तरह से जो पूरी घटना को रोका जा सकता था। लेकिन जो कुछ लोग भी मौजूद थे, अगर वो भी थोड़ी से एक्टिव होते तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन अब हादसा हो चला है, जिस वजह से लोग भी यहाँ पर काफ़ी जमे हुए हैं, और जो सुरक्षा के इंतजामात हैं उसकी भी एक बार फिर से समीक्षा करने की जरूरत है। आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर एक भीड़ जुटी हुई है, और यहां पर प्रबंधन के लोग हैं, और अभी जिस तरफ से ये युवक इस बाड़े में प्रवेश कर रहा था वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से उसने जाले को पार किया। अभी भी वहां पर लोग मौजूद हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर अब तक स्पीकर ने कोई फैसला नहीं हो पाया है, और इससे नाराज बीजेपी ने आज भी सदन की कार्यवाही में बाधा डाला। लगातार हंगामे से सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए और फिर दोपहर के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। शून्यकाल में भी स्पीकर के आसन के पास पहुंचकर नारेबाजी की, और इस दौरान स्पीकर ने हंगामा कर रहे बीजेपी विधायकों से धैर्य के साथ सदन चलने देने की अपील की, लेकिन इस अपील का बीजेपी विधायकों पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज भी सदन की कार्यवाही बीजेपी विधायकों के हंगामे की वजह से बाधित होती रही। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किए जाने की मांग को लेकर पोर्टिको में धरना दिया। इसके साथ ही सदन के भीतर भी अपनी मांग को लेकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सभी माननीय विधायकों ने एक स्वर में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता विधायक दल के रूप में चुना है। हम लोगों ने लगातार विधानसभा अध्यक्ष जी से मिल करके, विधानसभा अध्यक्ष जी से सदन के अंदर उठा करके उनसे आग्रह किया कि अध्यक्ष महोदय, सदन में बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन नहीं चल सकता है। फिर भी दलगत राजनीति के दबाव में हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को हम लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठिए और तुरंत नेता प्रतिपक्ष के मामले में निर्णय करिए। निर्णय आप क्या करिए, स्वयं बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि आपको लगता है कि अगर संवैधानिक मर्यादा, संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है तो आप मुझे निरस्त कर दीजिए।
लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय दीजिए। बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन चलेगा कैसे? आपके पास जो है, आपने यदि 10वीं अनुसूची का इसका उल्लंघन माना है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो उनका अधिकार दीजिए। अभी किसी का कोई भी, दोनों पक्ष में कोई भी कंप्लेंट नहीं है, बिना कंप्लेंट का ही केस चलाने का लोग तैयारी में है। आप दे दें तो ये सदन चले और बेहतरीन तरीके से चले। हम लोग भी सरकार को सकारात्मक विपक्ष के रूप में भूमिका में हम लोग चाहते हैं, लेकिन हमारे अपने कप्तान को तो देना उनको जरूरी है, देना चाहिए। और जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा है कि स्पीकर के साथ मिलकर बीजेपी को मामले का निपटारा करना चाहिए। उन्होंने मामले के निपटारे के लिए स्पीकर को समय दिए जाने की अपील की। बीजेपी के लोग समूह में हैं, उनको अपनी बात रखने के लिए जो उचित माध्यम सही लग रहा है उसको वो कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से, दूसरे के हिसाब से सही नहीं हो सकता है, परंतु आजकल तो बाधाएं सदन के संचालन का एक अंग बन गई हैं। स्पीकर के साथ बैठकर मामले को निपटा लेना चाहिए, सदन चले और संविधान सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई हो। स्पीकर का भी कहना है कि हम इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं, तो उनको वक्त देना चाहिए। और कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में लगातार जारी हंगामे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम ही होता है सदन में हंगामा करना और सरकार के काम में बाधा डालना। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद भी सदन की कार्यवाही नियम के मुताबिक चल रही है। उनका काम ही है हंगामा करना और हमारा सरकार के काम में दखल डालना या फिर सरकार का काम नहीं होने देना, ताकि फिर जनता अगर ताकि कोई काम नहीं हो तभी तो जनता वो मैनिपुलेट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग का सदन चल रहा है। आप देखिए अध्यक्ष महोदय कितने अच्छे से हैंडल किए हैं सदन को, और कितना भी हल्ला हुआ है, आवाज़ हुआ है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो चलता रह रहा है और उसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, झारखंड की खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और इस बीच बड़ी खबर बिहार के रोहतास से, जहां NH2 पर बालू से भरे एक ट्रक में आग लगी है और बताया जा रहा है कि ट्रक के सामने से आ रहे एक दूसरे ट्रक से हल्की टक्कर हुई। इससे चिंगारी निकली और देखते ही देखते चिंगारी ने भयावह रूप ले लिया। सूचना मिलने के बाद पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया है। तो टक्कर के बाद चिंगारी ने ट्रक में आग लगा दी और हम आपको बताएं कि इस ट्रक पर बालू लदा था और बालू लेकर यह ट्रक वाराणसी की तरफ जा रहा था, लेकिन सामने से आ रहे दूसरे ट्रक ने हल्की टक्कर इन दोनों की हुई, आमने सामने की, और उस चिंगारी ने भयानक आग का रूप ले लिया और धू धू कर आग चलता रहा। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है। तो सासाराम से ये तस्वीरें आई हैं जहां NH2 पर यह घटना घटी, जहां धू धू कर ट्रक जला है और टक्कर के बाद चिंगारी से निकली आग ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। दीपक प्रकाश आज झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी है। खासकर महिला कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और हाल ही में बाबूलाल मरांडी की बीजेपी में वापसी और फिर नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दीपक प्रकाश की नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। राजधानी में सैकड़ों की संख्या में महिला कार्यकर्ता बाइक रैली और पैदल यात्रा कर हरमो स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंच रही हैं और जायजा लिया हमारी सहयोगी कुमारी प्रेरणा ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं। इसके पूर्व एक भव्य रैली बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की तरफ बढ़ रही है। आप देखिए कि कितनी भव्य रैली है ये। महिलाएं जो है बीजेपी की सदस्य हैं वो स्कूटी पर सवार होकर सीधे कार्यालय की तरफ बढ़ रही हैं और थोड़ी ही देर में जो दीपक प्रकाश हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। इसके पहले कितने उत्साह में हैं आप लोग? आज इतना भव्य कार्य, बहुत ज़्यादा उत्साह में है और इतना भव्य कार्यक्रम है क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश में आज बीजेपी फिर छाने वाला है। जो भी हमने गलतियाँ किया था उससे आगे बढ़ करके अभी हम दीपक भैया के हाथ में जो ये अध्यक्ष का पद गया है वो पूरे झारखंड को एक सूत्र में बांध के रखेगा और बहुत मजबूत हाथ में गया है। बहुत अच्छा डिसीजन, बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है शादी में पदभार ग्रहण करने वाले हैं। कितनी उम्मीदें हैं यहाँ के कार्यकर्ता? बहुत उम्मीदें हैं सभी को और बाबूलाल मरांडी भी आगे हैं तो फिर संगठन मजबूत होना तो स्वाभाविक है और बहुत उम्मीद करते हैं। है कार्यकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि बीजेपी के संगठन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। बाबूलाल मरांडी को बीते दिनों
नेता प्रतिपक्ष का पदभार दिया गया। साथ ही साथ दीपक प्रकाश आज बतौर अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने वाले हैं। कैमरामैन सद के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के खतरे की। तो झारखंड में कोरोना वायरस के खतरे को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना वायरस के खतरे को लेकर आज वे हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इसमें वायरस के खतरे से बचाव के उपायों पर चर्चा होगी। हालांकि उन्होंने झारखंड में कोरोना वायरस के खतरे से इनकार करते हुए लोगों से सचेत रहने की अपील की और इसके साथ ही कहा कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रही है। अभी तक कोरोना का एक भी लक्षण झारखंड में नहीं दिखाई दिया है और ये ठीक है कि लक्षण नहीं दिखाई दिया है, लेकिन हम लोग उसके बचाव के उपाय जो है हम लोग करेंगे और जो मास्क वगैरह लगाना है, हाथ धोना है और जो उस चीज़ का जो है प्रभाव नहीं पड़े तो वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। आज हमने हमारे प्रधान सचिव महोदय को भी बुलाया है, डायरेक्टर रिम्स से भी आज बात करेंगे और करके हम लोग इस पर जो है हमारा स्वास्थ्य विभाग गंभीरतापूर्वक पहल करेगा। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही अभी तक कोई भी एक भी पॉजिटिव रिजल्ट आया है। इसलिए मैं समझता हूं कि ठीक है, जो हमारा जो है भारत सरकार ने जो हमको गाइडलाइन दिया है उसको ही फॉलो करेंगे। तो झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रांची के रिम्स में कोरोना वायरस फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे उपाय खानापूर्ति से अधिक नहीं दिखते। अस्पताल में बचाव के उपाय नदारद हैं, लेकिन आइसोलेशन वार्ड में कोरोना को लेकर महज एक स्टिकर चिपकाया गया है। रिम्स मेडिसिन विभाग के वरीय चिकित्सक डॉक्टर डी के झा ने कहा है कि रिम्स में व्यवस्था उस तरह की नहीं है, अगर बीमारी फैल जाए तो उस पर काबू पाया जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने पर कोरोना वायरस खुद पस्त हो जाएगा। वहीं जब अस्पताल अधीक्षक से बात की गई तो उनका भी जवाब टाल मटोल वाला था। सरकार एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बेपटरी व्यवस्था सरकार की मंशा पर पानी फेरती नजर आती है। सिलीगुड़ी में तैनात मनोज मिंज सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। रिम्स में भर्ती हुए मनोज के परिवार वालों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाना चाहा तो रिम्स की लापरवाह व्यवस्था एक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं कर सकी। हाल ये था कि प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था होने तक जवान के छोटे भाई को ही घंटे भर अपने हाथ में सलाइन की बोतल उठानी पड़ी। वहीं इस पूरे मामले से अस्पताल प्रबंधन ने इनकार किया है। आर्मी में है, सिलीगुड़ी में तैनात है। क्या नाम इसका? इनका मनोज मिंज है। तो यहाँ पर जब आर्मी अस्पताल जाने के लिए रेफर किया तो गाड़ी नहीं दिया? गाड़ी नहीं दिया है। नहीं दिया है। ऐसा तो कोई इस तरह का कोई खबर नहीं है, आप ही के द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है। व्यवस्था एम्बुलेंस की व्यवस्था है और उनको ले जाया जा सकता है। सेना के जवान हैं, उनको तो प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोग इलाज करते हैं जी। तो पता करेंगे ऐसा क्या बात है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के मिथक को तोड़ते हुए झारखंड की कोर्ट ने रेप के 2 मामलों में कम से कम दिनों में कड़ा फैसला सुनाया। दुमका में तो रात 11 बजे तक कोर्ट में सुनवाई होती रही, तब जाकर अगले ही दिन नाबालिग के साथ रेप मामले में दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर की गई। झारखंड की इन 2 मासूम बेटियों को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन राज्य की बाकी बेटियां इस फैसले को लेकर क्या सोचती हैं? क्या रेप मामले में त्वरित फैसले से बेटियां पहले के मुकाबले खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं या नहीं, ये जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी ने। पिछले 2 दिनों में लगातार 2 रेप मामले में फैसले आए हैं। फैसला ऐसा कि एक मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, वहीं दूसरे मामले में फांसी की सज़ा तय की गई। ऐसे में जो लड़कियां हमारे साथ आप पीछे देख पा रहे हैं, ये रांची वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां हैं। इनसे जानेंगे कि जब रेप मामले में फैसला आता है उसके बाद क्या लड़कियां, जो हमारे शहर की लड़कियां हैं, वो कितना मतलब सिक्योर फील करती हैं? डिसीजन आने के बाद क्या सोचती हैं आप? सबसे पहले उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि किसी के बारे में वो गलत ना सोचे। और भी मतलब ऐसा ही लड़की लोग के साथ ही ऐसा क्यों होता है, बट क्या बोले, आजकल के ज़माने बहुत चेंज हो गया है। आजकल लड़की लोग अब अकेले चल नहीं पाती है, डर डर के चलती है। सवाल मतलब अभी भी बरकरार है कि डर और जो अकेले घूमने का जो फ्रीडम है वो नहीं मिल पा रहा लड़कियों को। क्या सोचती हैं?
मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है आरोपी तो उसे पकड़ा जाए, उसको तो मिलनी चाहिए सज़ा, लेकिन पहले उसे जितना भी मतलब बाहर के लोगों के बीच में उनको उनके जगह पे लाना चाहिए। जो सज़ा देना उनको पहले पत्थर से पूरा मार देना चाहिए। तो ऐसा भयानक सज़ा देना चाहिए कि कोई दूसरा नहीं सोचे कि किसी लड़की के साथ ऐसा हो, चाहे वो 6 साल की बच्ची है या फिर लॉ कॉलेज की स्टूडेंट है। दोनों केसेस हैं। आप लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, जब डिसीजन आता है तो परिवार में क्या डिस्कशन होता है इस सब चीज़ों? डायरेक्ट हमारे ही ऊपर ही आता है। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि उनको ही डर लगता है कि हमारी बेटी भी कॉलेज जाती है, चाहे वो 6 साल की हो, चाहे वो 3 महीने की क्यों ना हो, बेटी होती है तो सबको डर लगने लगता है कि अब क्या होगा, समाज क्या बोलेगा। अगर किसी भी लड़की के साथ रेप होता है तो डायरेक्ट अगर उसके परिवार वालों को पता चलता है तो वो डायरेक्ट एक ही चीज़ उसके परिवार वाले सोचते हैं, समाज क्या बोलेगा, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे। और वो लड़की के बारे में कोई नहीं सोचता कि वो लड़की क्या फील कर रही होगी उस वक्त, बस वो इतना सोचते कि समाज क्या बोलेगा। वो नहीं सोचते कि अपराधी को पकड़ना है, चाहे किसी उसको सज़ा दिलानी है, बस लड़की क्या फील कर रही हो वो भी नहीं सोचना है। वो सोचना है समाज क्या बोलेगा, लड़की क्या आगे करियर क्या होगा, कुछ वो सब कोई नहीं सोचता है। अब लॉ कॉलेज वाली स्टूडेंट का मामला है, जैसे कि लॉ कॉलेज की जो स्टूडेंट थी उसने अपना केस जैसे लड़ा, मतलब काफ़ी ब्रेविंग था उनकी तरफ से कि वो आई सामने, सारी बात उन्होंने कही। तो जब लड़कियां ऐसे आगे बढ़ती हैं विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो, वो फिर भी वहाँ खड़ी हैं, लड़ाई लड़ रही हैं, क्या सोचती हैं आप? जी, इसके वजह से सबसे पहला इफ़ेक्ट तो ये पड़ रहा है कि फैमिली मेम्बर, अपना सगा भाई क्यों ना हो, पेरेंट्स इतने ज़्यादा डर गए हैं कि मतलब अपने भाई तक से उतना क्लोज नहीं जाने दे रहे। ठीक है, और मतलब पूरे तरीके से फैमिली के भी मतलब दिमाग में बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है इससे। मतलब अपनी बेटी को इस मतलब कोई भी फ्री नहीं छोड़ना चाह रहा है इस वजह से। और हम लोग भी फ्रेंड के साथ हो, अकेले हो, कहीं भी जाने में खुद में भी मतलब एक घबराहट सा लगता है अभी भी। हर पेरेंट्स को तकलीफ होता है, लड़की लड़की ही होती है, चाहे वो बच्ची रहे या बड़ी रहे या कोई भी रहे। हर कास्ट का एक ही नियम है, इसीलिए हर कोई को तुरंत सजा मिलना चाहिए। इतना लेट होगा तो क्या पता कल किसी और के साथ हो जाए। हर घंटे हर मिनट किसी न किसी के साथ तो हो ही रहा है। कोर्ट के ये जो 2 मामले हैं को भी हम लोग को भी बदलना पड़ेगा। समाज हम लोग से मिलके बना, जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे सब आदमी को सुधरना चाहिए। सबको, जब बेटी जन्म लेती है सबसे पहले माँ बाप के दिमाग में डर आ जाता है कि बेटी जन्म ली है, सब उदास हो जाते हैं। चाहे वो कुछ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती है, फिर भी जैसे ही जन्म लेती है सब नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहला तो दहेज, और दूसरा उनके मन में ये डर लगा होता है कि बेटी बाहर जाएगी, क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। तो उसके लिए समाज रिस्पॉन्सिबल। सब बोलते हैं गंदा समाज है, लेकिन ये सोच ही बहुत गंदा है। अगर हम लोग को समाज बदलना होगा और आप जैसे लोग मिलकर बदल सकते हैं। सबसे पहले तो उन्हें डर लगता है बेटी की सेफ्टी का। कहीं भी जाओ तो बस एक ही टेंशन रहेगा कि मेरी बेटी वहाँ गई है, वो कैसी होगी। मतलब जैसे इन्होंने कहा कि हर मिनट वो फ़ोन करते हैं, पता करते हैं वो कहाँ पे है, वो मेरी बेटी सेफ है कि नहीं है। इसलिए हम लोग को समाज को सुधारना चाहिए। दोनों ही मामले जो कम समय में जिसमें डिसीजन आया वो दाद देने वाली बात है, लेकिन हमारे साथ जो लड़कियां थीं जिनकी बात आपने सुनी, उनका डर, उनका भय और उनके परिवार वालों का भय बरकरार है, चाहे किसी भी मामले में फैसला आए या ना आए। कैमरामैन संत के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। और आगे देखिए खबर दोपहर।